Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain chapter 4 Agriculture from Geography NCERT book. So let's start now. Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the blaze where they saw a farmer tilling land. गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे. वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. और किसान ने उन लोगों से कहा कि वो गेहूं की क्या कर रहे हैं, बुवाई करने जा रहे हैं और मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद भी डाला है. मैन्यूर मीन्स खाद. So he told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. और उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करके कारखाने में और किसके लिए, बिस्किट्स के लिए, ब्रेड के लिए बनाने के लिए ले जाया जाएगा फिर. So this transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. This transformation from a plant से जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, जो परिवर्तन किया जाता है, टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती हैं तीन तरह की इस प्रोडक्ट में. सो वो है, दीज आर प्राइमरी, प्राथमिक हैं, सेकेंडरी हैं एंड टेरिटरी एक्टिविटीज, तृतीयक क्रियाएं जिन्हें हम बोल सकते हैं. सो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उसमें इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड. उसमें क्या क्या इंक्लूड है, विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण से है. ये सब इसमें शामिल है. सो एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स. तो इसमें हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया हमारा, या फिर फिशिंग हो गया जो मत्स्य होता है, या फिर गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल, संग्रहण, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. और जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है उसके लिए आते हैं, जैसे कि इसमें आ गए हमारे ऐसे रिसोर्सेज आ गए जो प्रोसेसिंग करते हैं. कंसर्न विद द प्रोसेसिंग, संसाधन ऐसे हैं जो कि प्रोसेसिंग में रहते हैं, तो वो हो गए. और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी. इसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके लिए स्टील की, बेकिंग ऑफ ब्रेड को पकाना, बेक करना, एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स, जैसे कपड़े होते हैं तो उनकी बुनाई करना, आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी. तो कुछ ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं इन एक्टिविटी के, जो भी क्रियाएं की जाती हैं. और थर्ड है हमारा टेरिटरी एक्टिविटीज, जो तृतीयक क्रियाएं होती हैं. इसमें आता है आपका प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी, और ये सपोर्ट करती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज को, एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज. और जो सेकेंडरी सर्विसेज हैं, जो सेकेंडरी क्षेत्र हैं, उनकी सेवा के जो कार्य होते हैं वो भी मतलब इनके लिए प्रदान करती हैं, देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, सपोर्ट करती हैं इसमें प्रोवाइड करने के लिए. सो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस इसके अंतर्गत आते हैं. ट्रांसपोर्ट आ गया आपका, यातायात आ गया, ट्रेड व्यापार आ गया, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया जो बीमा कराया जाता है, एंड एडवर्टाइजिंग जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज. ये टेरिटरी एक्टिविटीज के सम एग्जाम्पल्स हैं. सो आगे आता है आपका एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर तो आप सभी को पता है, खेती, कृषि. तो कृषि एक क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रिया. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। और इसके अंतर्गत आते हैं आपके, इसमें इंक्लूड होते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना, एंड फ्रूट्स, फल, सब्जियां, फ्लावर्स, फूल वगैरह उगाना, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, और जो लाइव स्टॉक जो कि पशुपालन किया जाता है वो सब इसमें शामिल है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, उसमें 50% 50% लोग खेत से संबंधित क्रियाओं में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। तो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत की 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, अब तक कृषि पर ही डिपेंड है पूरी तरह से। Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activities. Agriculture activities, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉइल एंड क्लाइमेट, मिट्टी और वहाँ की जलवायु। फेवरेबल टोपोग्राफी, अनुकूल स्थलाकृति के अकॉर्डिंग। सो द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। और जिस जगह पर फसल उगाई जाती है उस जगह को हम किसके नाम से जानते हैं? एरेबल लैंड के नाम से, कृषिगत भूमि के नाम से, जहां पर फसल हो सकती है। सो इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप इस मैप में देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है कंसंट्रेट की गई हैं। दो रीजन, कुछ रीजन दिए गए हैं ऑफ द वर्ड, वर्ड के मैप में, वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट, कि जहां पर फसल उगाने के लिए कुछ उपयुक्त कारक एग्जिस्ट हैं, विद्यमान हैं। सो हियर इज द मैप ऑफ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का मैप देख रखा है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड, जहां पर खेती की जा सकती है, एरेबल लैंड है। तो अब आप ये देख सकते हो, डू यू नो में आपका दे रखा है एग्री, और इधर सेरी, और इस पिशिकल्चर, और यहाँ विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे ये सारा आपका दे रखा है, पिशिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इधर आप देख सकते हो कि फर्स्ट आपका दे रखा है इधर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना, और जो पशुओं को मतलब पशुपालन करना, ये सब क्या है? साइंस और आर्ट है। ठीक है, साइंस और आर्ट है ये सारी चीजें करना। इसे हम क्या भी कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसे खेती भी कहते हैं। सो सेकंड है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मीन्स होता है रेशम उत्पादन। एग्रीकल्चर आपका खेती हो गया, कृषि। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन हो गया। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीड़ों से, जो कीट होते हैं रेशम के, उनसे सिल्क वॉर्म जो होते हैं रेशम के कीट, उनसे कमर्शियल रियरिंग की जाती है, वाणिज्यिक पालन। सो इट में सप्लीमेंट्स द इनकम ऑफ द फार्मर। और इससे क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए पूरी तरह से इनकम हो जाती है अच्छे से। ठीक है, वो इनकम कर सकते हैं, उससे उनकी आय मिल जाती है उनको। थर्ड है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मीन्स होता है मत्स्य पालन, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। और ब्रीडिंग ऑफ फिश, जो मछलियां होती हैं, ठीक है, मछलियों को ब्रीड कराना, उनको मतलब खिलाना पिलाना, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स वगैरह में रखकर, तालाबों में और पोखर वगैरह जो होती हैं उनमें रखकर उनको पाला जाता है। तो ये होता है पिसिकल्चर। तो नेक्स्ट है आपका विटिकल्चर। विटिकल्चर विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती की जाना, उसको हम विटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती हैं उनको उगाना, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स को उगाना, फूलों को उगाना, फ्रूट्स को उगाना, जो फल वगैरह होते हैं उनको, फॉर कमर्शियल यूज, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, कमर्शियल यूज के लिए। फार्म सिस्टम,
एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। जो फार्म सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग, जो हमारी खेती होती है, ठीक है, या फिर फार्मिंग करना, एक क्या है, एग्रीकल्चर कृषि और फार्मिंग खेती, कैन बी लुक्ड एट अ सिस्टम। ये सब एक ही रूप से देखे जा सकते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट आर सीड्स। इसके जो इम्पोर्टेंट इनपुट होते हैं वो बीज होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, मशीनरी होती है, जो मशीनरी यूज की जाती हैं, एंड और इसमें लेबर, जो लेबर लगाई जाती है ना, वो भी इंक्लूड है। सो सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लगिंग। और इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जुताई हो गई, सोइंग हो गया, ठीक है, बुआई हो गई, इरिगेशन, सिंचाई, बीडिंग, नराई, एंड हार्वेस्टिंग, कटाई, ये भी कुछ जो क्रियाएं हैं वो इसमें शामिल है। सो द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स। और इन्हीं से जो आउटपुट निकलता है वो ये है, क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे आपका ये दे रखा है, पूरा एक पिक्चराइज किया गया है। इधर इनपुट के लिए, इनपुट में आप देख सकते हैं कि इधर इनपुट हमारे क्या क्या है, मशीनरी, जो ट्रैक्टर खड़ा है वो मशीनरी है। इधर से ये इधर भी मतलब इनपुट के लिए इंडिकेशन हो रहा है। और सीड्स, रसायन, जो हमारी केमिस्ट्री, केमिकल है, केमिकल वगैरह जो रसायन होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और इधर है प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, जुताई बुआई और स्प्रेइंग करना, छिड़काव। तो फिर उससे ये प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस चल रहा है, और उससे हमारा आउटपुट क्या निकल रहा है, क्रॉप्स का, जो हमारी फसल आ रही है हमारे हाथ में। और इधर फिजिकल इनपुट्स हैं। फिजिकल इनपुट्स में आप देख सकते हो कि फिजिकल इनपुट्स क्या होते हैं, भौतिक कारक। तो हमें क्या मिल रहा है फिजिकल इनपुट से, सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, स्लोप, ढाल हो गए, मिट्टी हो गई, इधर बारिश हो गई, इधर सूर्य का प्रकाश हो गया, टेम्परेचर हो गया, तापमान। और यहाँ पे हो गया आपका ह्यूमन इनपुट। ये ह्यूमन इनपुट्स है। तो ह्यूमन इनपुट्स क्या क्या है, स्टोरेज है, लेबर है, और मशीनरी है, केमिकल्स हैं, रसायन हो गए, मशीनरी हो गई, और लेबर जो हम काम करते हैं मेहनत से वो हो गया, स्टोरेज हो गया, भंडार जो भी हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग अब हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गए हमारे, जैसे हमारी खेती के प्रकार होते हैं ना, कितने प्रकार की खेती होती है, तो वही है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। संसार में पूरे जो भी खेती की जाती है वो अलग अलग तरीकों से की जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड of produce, labor and level of technology, farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन अ जोग्राफिकल कंडीशन, जो भौगोलिक दशाएं होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस जो भी होती हैं उनकी मांग होती है, डिमांड की जाती है, डिपेंड रहता है वो। और प्रोड्यूस किस पर, कि क्या प्रोड्यूस होगा, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया आपका। ये फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। और दो तरह से वर्गीकृत रहती है ये जो फार्मिंग है, क्लासिफाइड की जाती है, दो रूप होते हैं इसके। तो फर्स्ट है आपका, दीज आर सब्सटेंस फार्मिंग, निर्वाहक खेती कृषि, और कमर्शियल फार्मिंग जो वाणिज्यिक कृषि होती है। सो फर्स्ट आपका है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपका आ जाता है कि किस तरह से ये की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस तरह की जो खेती होती है, जो किसान होता है, किसान के परिवार की जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, उनको पूरा करने के लिए की जाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, आपको याद रखना है। एंड ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। जो पारंपरिक रूप से, जैसे ट्रेडिशनली होता है पारंपरिक रूप से, और कम उपज वाले, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कम उपज प्राप्त करने के लिए अलग तरीके से अपने जो हाउस होल्ड लेबर होते हैं, घर के ही जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं,
यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, और अपने स्मॉल छोटे छोटे आउटपुट से ही वो अपनी खेती को करते हैं। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. So ये जो हमारी subsistence farming होती है, निर्वाह कृषि को हम क्या कहते हैं, can be further classified, हम further classify कर सकते हैं as intensive subsistence, निर्वाह खेती के रूप में, intensive subsistence निर्वाह खेती के रूप में, और primitive subsistence farming निर्वाह खेती को वर्गित किया गया है कि ये हम मतलब दो रूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं इस फार्मिंग को। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। गहन निर्वाह खेती जो कृषि है उसमें किसान एक छोटी सी जगह पर साधारण जो नॉर्मल उनके औजार वगैरह होते हैं उनको अधिक मेहनत से खेती करते हैं उन्हीं औजारों से, और ज़्यादा धूप वाले दिनों से, जो भी अगर ज़्यादा धूप पड़ती है, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सम प्लॉट। तो कभी कभी क्या होता है, धूप वाले दिनों से बहुत ज़्यादा उनकी जो क्लाइमेट है, जलवायु है, तो उससे मिट्टी, जो उर्वर मिट्टी वाले खेत में बहुत ज़्यादा मतलब एक साल में एक से भी ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं अगर वो मिट्टी उर्वरक है, मतलब फर्टाइल है। सॉइल अगर फर्टाइल है तो वहाँ पर एक साल में ऐसी जगह पर बहुत तरह की फसल उगाई जा सकती हैं। राइस इज द मेन क्रॉप्स, चावल उनमें से मेन क्रॉप है, और अदर क्रॉप्स इंक्लूड, और भी क्रॉप्स इंक्लूड हैं उसमें, जैसे कि वीट हो गया आपका, गेहूं हो गया, मेज मक्का हो गया, पल्सेस हो गया, दाल वगैरह, एंड ऑयल सीड्स और तिलहन, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल हैं, ये सारी फसलें। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। और जो इंटेंसिव सब्सटेंस गहन निर्वाह कृषि एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट, ये क्या है, कहाँ कहाँ मतलब होते हैं, तो ये है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मतलब होती है, थिकली पॉपुलेटेड है ऐसे एरियाज में, और मानसून वाले क्षेत्रों में जहाँ पर मानसून बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता है, तो मानसून रीजन हो, जैसे कि ऑफ साउथ, साउथ का हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, एंड ईस्ट एशिया, तो ये जगह है। सो आगे प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, और ये होता है प्राइमिटिव, होता है आदिम निर्वाह खेती कृषि। तो इसमें है इंक्लूड, क्या है, क्या इंक्लूड्स है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे एक जगह से हमें दूसरी जगह खेती करनी है, एंड नोमैडिक हर्डिंग, इसको हम नोमैडिक हर्डिंग भी बोलते हैं, जैसे चलवासी पशुचारण, जैसे नोमैडिक हर्डिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करना, तो ये भी शामिल है। सो अब आता है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। और ये अमेजन बेसिन के ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जगह हैं, जैसे कि आपका आ गया ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज अमेजन बेसिन का, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा भारत के मतलब इन हिस्सों में ज़्यादा प्रचलित है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक जनरेशंस ऑफ वेजिटेशन। और ये जो एरियाज हैं यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है, एंड क्विक जनरेशन, और बहुत जल्दी से मतलब इस क्षेत्र में वेजिटेशन बहुत जल्दी से उगाती है। सो अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो पेड़ों को काटकर और जलाकर इस जगह को यहाँ पर साफ कर लिया जाता है। द ashes are then mixed with the soil
एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं यहाँ की, मतलब फिर जला दिया जाता है वहाँ पेड़ वगैरह, जंगलों को काट कर, पेड़ों को काट कर, तो जो उसकी राख हो जाती है, द एसेज आर देन मिक्स्ड, उसकी राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है विद द सॉइल। एंड क्रॉप्स लाइक मेज, और फिर उससे मक्का, यम, जो होता है रतालू, और पोटैटोज आलू, और कसावा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। सो आफ्टर द सॉइल लॉसेज इट फर्टिलिटी, जब मिट्टी की जो फर्टिलिटी, उर्वरक शक्ति होती है, वो जब खत्म हो जाती है, तो उसके बाद द लैंड इज अबेंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू द अ न्यू प्लॉट। तो जो लैंड होती है उसको खाली कर दिया जाता है, जो जमीन होती है उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो कल्टिवेटर होता है, जो फसल उगाता है कृषक, वो क्या करता है, मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, दूसरी जगह पर चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम जानते हैं, किसके नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न मतलब काटा पहले और फिर उसको जला दिया, तो इस एग्रीकल्चर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. Nomadic herding जो चलवासी पशुचारण होता है, तो वो कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, ऐसे क्षेत्रों में जो सेमी एरिड हो, जो कि अर्ध शुष्क हो, या फिर एंड एरिड रीजन हो, जो शुष्क प्रदेश हो, ऐसे क्षेत्र हो सहारा के, जैसे सेंट्रल एशिया हो गया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ इंडिया के भी ऐसे पार्ट हैं, हिस्से हैं, जैसे कि लाइक राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये भी हैं, इसमें आते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की जो खेती होती है, इसमें हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो हर्डमैन होते हैं, हर्डमैन पशु चारक, जो पशुओं को चराते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एनिमल्स के साथ, जो उनके पशु होते हैं उनके साथ चलते हैं। किसके साथ, अपने मतलब फॉडर एंड वाटर, अपना पशुओं के लिए चारे के लिए और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलोंग डिफाइंड रूट्स, और उनके जो रास्ते होते हैं वो भी मतलब अलग अलग जगहों पर वो घूमते रहते हैं। सो दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट a reason in response to climatic constraints and terrain। और इस तरह की जो गतिविधि होती है, जो ये चलती है, इनका मूवमेंट चलता रहता है, इसमें इनको जो लैंड होती है, रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन, जो जगह वगैरह होती है, उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रेस्पॉन्स देना पड़ता है, इसके लिए राइजन करना पड़ता है जब मूवमेंट वो करते हैं तो। लेकिन सीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। इनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सीप, भेड़, और कैमल, उनके ऊंट, याक, जो भी उनके एनिमल्स हैं, गोट्स हो गई, बकरी हो गई, इन चीज़ों को वो कॉमनली रियर्ड, बहुत ज़्यादा पालते हैं। क्यों पालते हैं, दे प्रोवाइड मिल्क, क्योंकि वो उनके लिए मिल्क देती हैं, मीट देते हैं, बूल देते हैं, हाइड्स देते हैं, खाल वगैरह, एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, और दूसरे प्रोडक्ट्स भी देते हैं जो कि उनके परिवार के लिए भी, जो उनकी फैमिली होती है उसके लिए भी जरूरी होते हैं, और ये जो एनिमल्स हैं इनको जो भी इनकी नीड होती है वो उपलब्ध कराते हैं। सो कमर्शियल फार्मिंग, अब हम कमर्शियल फार्मिंग देख लेते हैं। कमर्शियल फार्मिंग है, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में जो फसल की जाती है ग्रो, उसमें पशुपालन बाजार में क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, ठीक है। सो द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब विस्तृत रूप से हम कह सकते हैं, दिस एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज, ज़्यादा मात्रा में मतलब इस चीज़ का उपयोग किया जाता है एक तरह से। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, क्योंकि ज़्यादातर काम जो होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। सो कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, और कमर्शियल फार्मिंग को हम मिक्स्ड फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है, मिश्रित खेती, एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और इसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, इसमें शामिल है ये भी। सो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग
क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो अनाज की खेती होती है उसमें फसलों के साथ साथ उनका ये उद्देश्य होता है क्रॉप्स को ग्रोन करने का कमर्शियल पर्पस होता है कि ये अच्छे उद्देश्य से उगाई जाए। सो व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। गेहूं और मक्का बहुत ज़्यादा मतलब सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज precised are temperate grasslands of North America, यूरोप एंड एशिया। और जो हमारे मेजर एरियाज हैं जो ज़्यादा जहाँ पर फसल उगाई जाती है कमर्शियल ग्रेन किया जाता है फार्मिंग इज प्रेसाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड है, घास के मैदान वगैरह हैं। ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया भी हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सैकड़ों हेक्टेयर्स के बड़े फार्मों से युक्त बहुत ज़्यादा आबादी वाले जगह है, फार्म्स फैले हुए हैं। सो सेवर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। और ज़्यादा ठंड सेवर विंटर रिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसमें इसको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। ज़्यादा फसलों को मना कर दिया जाता है, सेवर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट, और केवल एक ही फसल उस टाइम पर उगाई जाती है। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. In mixed farming, जो मिश्रित खेती होती है, कृषि होती है, वो the land is used, उसके लिए land used की जाती है for growing food, जैसे कि rearing livestock, जो पशुधन पालन होता है उसके लिए फॉडर वगैरह चारे के लिए या फिर खाने के लिए की जाती है। और उसके लिए इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप। और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादातर कहाँ कहाँ होती है, ये कहाँ कहाँ की जाती है? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये जगह बहुत ज़्यादा प्रचलित है जहाँ पर ये मिश्रित कृषि जो हम बोल सकते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। सो अब आता है हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन हम देख लेते हैं। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन। प्लांटेशन होता है हमारा जैसे रोपण कृषि हम बोल सकते हैं उसे। जैसे यहाँ पे बनाना प्लांटेशन आप पिक्चर देख सकते हैं, बनाना प्लांटेशन किया गया है तो रोपण कृषि है ये। सो यहाँ पे प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है। इसमें वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, जहाँ सिंगल क्रॉप्स जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, शुगर केन, कैस्यू और रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। सो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मेहनत की जाती है और पैसे भी लगाए जाते हैं, लेबर भी लगती है, कैपिटल आर रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट भी लगता है ऐसी जगहों पर फसल उगाने के लिए। सो the produce may be processed on the farm itself or in nearby factories। और जो भी मतलब उत्पादन किया जाता है, प्रोड्यूस होता है जो कुछ भी, तो उसको प्रोसेस्ड किया जाता है फिर फार्म में, अपने आप से फार्म में रखा जाता है, नियर बाय फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के जो कारखाने वगैरह होते हैं उनमें भी किया जा सकता है इनको। जो फसल उगती है उसको रखा जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है फिर ये। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और इस तरह की खेती के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, नेटवर्क प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है फॉर सच फार्मिंग, इस तरह की खेती के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बढ़ाने के लिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो ज़्यादातर इस तरह के जो प्लांटेशन किए जाते हैं, मेजर प्लांटेशन आर फाउंड किए गए हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के ट्रॉपिकल रीजन्स में। जैसे कि रबर इन मलेशिया, रबर का उत्पादन होता है मलेशिया में। कॉफ़ी इन ब्राज़ील, कॉफ़ी ब्राज़ील में। टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, टी कहाँ पर होती है?
श्रीलंका में या फिर इंडिया में, ठीक है, भारत और श्रीलंका में। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और सम एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक प्लांटेशन जो ट्रॉपिकल रीजन में किए जाते हैं वर्ल्ड के। सो रिमेनिंग पार्ट हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।